हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यूज करवा रही थी, जो कि आने वाले हमारे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम या जीआईसी लेक्चरर और जो है डी ट्रिपल एसबी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला दिया है कि नॉरफॉक रोटेशन निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। ए है क्रॉप रोटेशन, बी माइनिंग, सी पोजीशन ऑफ द अर्थ वाइल रोटेटिंग, डी दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण जो होता है इसी को नॉरफॉक रोटेशन कहते हैं। व्याख्या हम लोग देखते हैं इसका। नॉरफॉक रोटेशन फसल चक्र का एक प्रकार है जो 4 कोर्स प्रणाली कृषि की एक विधि है जिसमें फसल चक्र शामिल है। नॉरफॉक क्रॉप रोटेशन का विकास 16वीं सदी की शुरुआत में वॉसलैंड उत्तरी बेल्जियम के क्षेत्र में विकसित हुई तथा 18वीं सदी में ब्रिटिश कृषक चार्ल्स टाउनसेंड द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। 4 कोर्स प्रणाली में 4 फसलों जैसे गेहूँ, शलजम, जौ और तिपतिया के अनुक्रम में एक चारा फसल और एक चरने वाली फसल शामिल थी, जिससे पशुधन को साल भर में प्रजनन की अनुमति मिलती थी। ब्रिटिश कृषि क्रांति में 4 कोर्स फसल चक्र एक महत्वपूर्ण विकास बन गया। अगला क्वेश्चन है, भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषक को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ए है 1 प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 प्रकार और डी 4 प्रकार। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, 3 प्रकार। व्याख्या इसका देखते हैं कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषि को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि को पूछा है, कृषक को नहीं, कृषि। तो ए है इसमें सामूहिक कृषि, बी है सहकारी, मतलब ए पहला है सामूहिक कृषि, दूसरा है सहकारी कृषि और तीसरा है कृषक कृषि। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। सामूहिक कृषि जो है यह कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है। इसके अंतर्गत किसी ग्राम या कि क्षेत्र की समस्त कृषि भूमि को सम्मिलित करके उस पर संबंधित ग्राम या राज्य द्वारा सामूहिक रूप से कृषि कराया जाता है। खेत पर काम करने वाले श्रमिकों को सामान्यतः उनके द्वारा दिए गए कार्य के अनुपात में कुल उत्पादन का हिस्सा प्राप्त होता है। इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि सहकारिता पर आधारित कृषि पद्धति है जिसमें अनेक कृषक आर्थिक लाभ के लिए एक समूह बनाकर अपने संयुक्त खेतों पर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें व्यक्तिगत कृषकों के छोटे छोटे खेतों को परस्पर मिलाकर बड़े खेत बना लिए जाते हैं और उन पर अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। कृषक कृषि इन दोनों से भिन्न होती है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक कृषक परिवार भूमि की अपेक्षाकृत छोटे भाग या छोटे छोटे खेतों में निर्वाह मूलक खेती करता है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी प्रचलित भी है। अगला क्वेश्चन है, सोवकोह या सोवकोज क्या है। तो इसमें दिया है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत, दूसरा है राज्य के स्वामित्व वाले खेत और तीसरा है राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत और डी दिया है पट्टे पर लिए गए खेत। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो दिया था पीछे कि जो है 1 मिनट, बी में दिया है राज्य के स्वामित्व वाले खेत। सो को जो होता है राज्य के स्वामित्व वाले खेत होते हैं। इसको व्याख्या में देखते हैं। सो को राज्य के स्वामित्व वाले खेत होते हैं। इस प्रकार की किसी कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में, रूस में जो है प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस भाग में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं को उगाया जाता है। ए है कनाडा और उत्तरी अमेरिका, बी है भारत और चीन, सी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और डी है जापान और मलेशिया। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका। व्याख्या इसकी देखते हैं। कनाडा और उत्तरी अमेरिका में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं इसको उगाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में उगाया जाता है, जहां पर गर्मी का मौसम प्रायः हल्का होता है। इसे अप्रैल से मई के बीच बोया जाता है तथा अगस्त से सितंबर के मध्य इसे काट लिया जाता है। इसकी खेती का 95% हिस्सा उत्तरी डकोटा, मिनेसोटा, मोंटाना और दक्षिणी डकोटा में किया जाता है। यह गेहूँ अपनी उच्च गुणवत्ता और अत्यधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि मक्के की खेती के लिए उपर्युक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, 18 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। व्याख्या है कि मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाई जाती है। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। मक्का एक खरीफ फसल है।
ये भी याद कर लीजिए अगर आएगा। मक्का एक खरीफ फसल है, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ा है। अगला क्वेश्चन दिया है, बियर और व्हिस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? ए है मक्का, बी गेहूँ, सी चावल और डी है जौ। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जौ। व्याख्या इसका दिया है कि बियर और व्हिस्की के उत्पादन के लिए जो जौ तथा अंगूर फसल का उपयोग किया जाता है, यह मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यह क्षेत्र जैतून, अंजीर, अंगूर, नींबू, संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे रसदार फलों का बागीचा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार कौन सा है? ए है मलायन और श्रीलंकन, बी है मैक्सिकन और यूक्रेनियन, सी है जापानिका और इंडिका, डी है जर्मेनियम और नॉर्वेजियन। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, जापानिका और इंडिका। व्याख्या है, चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार जापानिका और इंडिका है। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का प्रमुख आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, वहाँ पर सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि हैं। अनुकूल जलवायविक दशाओं के कारण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल की दो से तीन फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं और ऐसे किसानों को किस नाम से जाना जाता है? ए है ब्रीफ केस किसान, बी है सूट केस किसान, सी है ट्रंक किसान और डी है एयरबैग किसान। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, सूट केस किसान। इसकी व्याख्या दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में खेतों के मालिक खेतों से दूर रहते हैं और ऐसे किसानों को सूट केस किसान कहते हैं। यह खेती वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें अधिकांश कार्य जो होता है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं की कृषि के समय मजदूर प्रायः दूसरे देशों या बाहरी क्षेत्रों से आते हैं तथा कृषि गतिविधियों के बाद पुनः चले जाते हैं, जिन्हें साइडवाक कृषक या सूटकेस कृषक के रूप में जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से किस पौधे में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है? थीन। ए है कॉफ़ी, बी है टी, सी है कोका और डी है वाइन। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, टी। चाय के पौधे में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, 50 सेंटीमीटर से 50 सेमी से 72 सेमी बाजरे की खेती के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं कि बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता 50 सेमी से 72 सेमी होनी चाहिए। बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। यह भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। बाजरा के शीर्ष उत्पादक राज्य जो हैं, इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, 21 डिग्री से 27 डिग्री। व्याख्या है इसका कि गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना 75 सेमी से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। इसके लिए ऐसी गहरी उर्वर दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है जो ना तो अधिक अम्लीय हो और ना ही अधिक क्षारीय। भारत में इसकी कृषि बृहद मैदान की दोमट एवं मटियार दोमट, प्रायद्वीप की काली और भूरी मिट्टियों में की जाती है।
गन्ना जो है ये एक वर्षीय फसल है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादन प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? ए है शुगरकेन गन्ना, बी है रबर, सी है कॉफ़ी और डी है चाय। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, कॉफ़ी। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोग के द्वारा हर 1-2 साल पे रिपीट किया ही जाता रहता है। अभी आरओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारत में कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ खांड क्या होता है? मोलेसेस। ये ए दिया है चिपचिपा तरल रबर, बी है ताजे पानी में रहने वाले जीव, सी है गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की चाशनी और डी है पेड़ से प्राप्त सफ़ेद चिपचिपा गोंद। तो ये जो है एकदम जो गाँव के लोग होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि गुड़ खांड जो होता है ये गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की चाशनी होती है। इसको यहाँ यूपी में जो है चिमटा भी कहा जाता है जब वो निकाला जाता है। इसकी व्याख्या है, गुड़ खांड जो है ये गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की चाशनी होती है। या चीनी, गुड़, खांडसारी, सीरा और इथेनॉल बनाने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसलें हैं? ए है चावल, बी है जूट, सी है मक्का और डी है सब्जियां। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, सब्जियां। सब्जियां जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। जायद फसल की कृषि रबी की फसलों की कटाई के उपरांत एवं खरीफ फसलों की बुवाई के पहले अर्थात गर्मी के मौसम में की जाती है। इसमें मुख्यतः हरी सब्जियां एवं मक्के की खेती होती है। इसके अंतर्गत आते हैं लौकी हो गया, कद्दू, खीरा, ककड़ी आदि शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पैन अमेरिका राजमार्ग किसे जोड़ता है? ए दिया है प्रूदो अलास्का को दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के शीर्ष से, बी है वीवर सैन कार्लोस डी बोलीवर, सी है फेयरबैंक्स सैन एंटोनियो ओस्टे और डी है कार्डोवा अजुल। तो इसमें जो है पैन अमेरिका राजमार्ग जो है ये अलास्का को दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के सिर से जोड़ने वाला राजमार्ग है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पैन अमेरिका राजमार्ग प्रूदो या अलास्का को दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के शीर्ष से जोड़ता है। यह महामार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के नगरों को जोड़ने वाले विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। यह महामार्ग अभी विकासशील अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक पर 2 समानांतर रेलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए है गेज, बी है रेल, सी है चौड़ाई और डी है स्पैन। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, गेज कहते हैं। रेल ट्रैक पर 2 समानांतर पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्य तथा बड़ी 1.5 मीटर से अधिक, मानक 1.44 मीटर, मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग जो है वो ब्रिटेन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस स्थान को जोड़ता है? तो ये लेनिनग्राद को बोलो व्लादिवोस्तोक, मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसमें प्रमुख स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, एकेतेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स्क, चिता, खबोरोवस्क तथा व्लादिवोस्तोक। इसमें से ये जो जो स्थान दिए हैं ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि ये कौन सा स्थान जो है
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से होकर जाता है। मतलब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस स्थान से होकर जाता है, तो इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क किस नाम से जानी जाती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड की। व्याख्या दिया है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड नाम से जानी जाती है। ग्रैंड ट्रंक सड़क का विस्तार लाहौर से ढाका तक था, जिसे पुरानी मुगल सड़क के नाम से भी जाना जाता था। यह सड़क उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, 96,214 किलोमीटर जो है, इतनी जो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। ये जो है उस समय दिया गया था, अभी तो बदल गया होगा, थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से एचएमटी की इकाई कहाँ पर स्थित है, ए पिंजौर, बी परवाणु, सी पानीपत और डी पंचकुला। इसमें ए ऑप्शन सही है, पिंजौर। इसकी व्याख्या दिया है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे प्रायः एचएमटी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1953 को बंगलुरु में की गई थी। यह भारत सरकार के अधीन भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। एचएमटी मुख्य रूप से घड़ी का निर्माण करती है। इसके अलावा यह ट्रैक्टर, प्रिंटिंग मशीनरी तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी आदि का भी निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ए है क्लोज्ड कास्ट माइनिंग, बी है ओपन कास्ट माइनिंग, सी है लेयर्ड कास्ट माइनिंग और डी है स्ट्रेटिफाइड कास्ट माइनिंग। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ओपन कास्ट माइनिंग या खुली कास्ट खनन। इसकी व्याख्या दिया है कि सतही खनन को खुली कास्ट खनन के नाम से भी जाना जाता है। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के हैं, धरातलीय सतही एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विवरित खनन भी कहते हैं। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, सॉफ्ट मेथड कहते हैं। भूमिगत खनन पद्धति को जो है सॉफ्ट मेथड भी कहते हैं। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूपिका खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित है, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों की सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट, वेधक, बर्मा, माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पोरबंदर को सिलचर से। इसकी व्याख्या दिया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 4112.62 किलोमीटर है। यह पोरबंदर गुजरात, उदयपुर चित्तौड़गढ़, कोटा राजस्थान, शिवपुरगंज मध्य प्रदेश, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर इतने उत्तर प्रदेश के हैं। गोपालगंज, मुजफ्फरगंज, दरभंगा, पूर्णिया ये सब बिहार के हैं। इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, दिसपुर, सिलचर असम राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसा विकल्प चुनें जो गोल्डन चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल द्वारा जोड़े गए शहरों के सही नाम दर्शाता है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। गोल्डन चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल द्वारा जोड़े गए शहरों के सही नाम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हैं। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें 4 या 6 पथों में चौड़ा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें प्रथम चरण के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुजीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को किन प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ठंडे पानी की मछलियाँ, गर्म पानी की मछलियाँ, भूमध्यवर्ती मछलियाँ और चौथा दिया है उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियाँ। तो इसमें जो है पहला सही होगा, ठंडे पानी की मछलियाँ होती हैं और चौथा जो है उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियाँ होती हैं। तो पहला और चौथा इसमें सही होना चाहिए। देखते हैं, हाँ इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, पहला और चौथा।
समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को ठंडे पानी की मछलियाँ तथा उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियों में विभाजित किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में ठंडे सागरीय जल वाले भागों में मत्स्य का सर्वाधिक विकास अग्र कारकों के फलस्वरूप हुआ है, जैसे मछली की खास प्रजाति यथा मैकेरेल की अधिक संख्या में उपस्थिति, अपेक्षाकृत कम तेल का होना, मानव आहार के रूप में मछलियों की अधिक मांग आदि। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाने वाली मछलियों में तेल की उच्च मात्रा के कारण मानव आहार के रूप में कम मांग होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पूर्व प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? तो इसमें ए है रूस, बी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान और डी है पेरू। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पेरू देश उत्तर पूर्व प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है। यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि रूस, दक्षिण कोरिया तथा जापान देश उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग है। प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत 5 उप मत्स्य क्षेत्र आते हैं। पहला है उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और चौथा दिया है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, पांचवा है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसमें नोट दिया है, उपर्युक्त प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रश्न में उत्तर पूर्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पूछा गया है, जबकि यहाँ उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र होना चाहिए। महाद्वीपों का उत्तर पूर्वी भाग, महासागरीय का उत्तर पश्चिमी भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, डेम सर्ल मछलियाँ कहाँ रहती हैं? ए है उथले समुद्र की सतह पर, बी है उथले समुद्र के तल पर, सी है सागरीय गुफाओं में और डी है सागरीय खाइयों में। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उथले समुद्र के तल पर, बॉटम ऑफ सैलो सी। तो डेमर्सल मछलियाँ उथले समुद्र के तल पर रहती हैं। डेमर्सल मछलियाँ वे मछलियाँ हैं जो जल निकायों के तल पर या उसके निकट रहती हैं। डेमर्सल मछली प्रजाति में कॉड, हैडॉक और फ्लैट फिश जैसे टर्बोट और हैलीबट शामिल मछलियाँ हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः किसमें होता है? झील, सागर, महासागर, खाड़ी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, झील। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः झील में होता है। मत्स्य एक नवीकरणीय संसाधन है। जल की प्रकृति के आधार पर यह संसाधन 2 भागों में विभक्त किया जाता है, ताजे पानी की मछलियाँ तथा खारे पानी की मछलियाँ। ताजे पानी की मछलियों में तालाब, नदी, झील इत्यादि की मछलियों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि खारे पानी की मछलियों में सागर तथा महासागर की मछलियों को शामिल किया जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।